सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर करंट अफेयर सीरीज बियॉन्ड हेडलाइंस, जहाँ मैं हर दिन आप लोग के सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, जो 5 टॉपिक है, वो मैंने द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया और योजना मैगजीन से लेके आपके लिए लाया हूँ। तो ये जो टॉपिक है हम उसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं और सारे टॉपिक के बाद मैंने क्वेश्चंस आपके लिए दे रखा है, उसको आप वीडियो पॉज करके उसको क्वेश्चन का कमेंट पे आंसर जरूर करिए, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट ये मटेरियल चाहिए, कंप्लीट जो पीडीएफ चाहिए, या इससे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बना रखे हैं हमारे टीम ने या मैंने करंट अफेयर्स का, तो अगर उस चीज़ का पीडीएफ आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, जो कि हमारा ओपन टेलीग्राम ग्रुप है। उसमें अराउंड 100+ स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं, जहाँ पर हम उनको डेली क्विज क्वेश्चंस देते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, क्लास नोट्स रहता है, प्लस ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, तो जितना मैं बना रखा हूँ वो सब आपको इजीली वहाँ से एक्सेसिबल हो सकता है, ठीक है। तो जल्दी से जाइए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को सब्सक्राइब किए। इस वीडियो के एंड में मैं उसको लिंक मैं दे दूंगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसमें आपके लिए रख दूंगा। तो आइए आज जो टॉपिक चूज़ करते हैं, जो आपके लिए इस बार जो आने वाले ओपीएससी प्रीलिम्स है या फिर यूपीएससी जो प्रीलिम्स होता है उसमें बहुत हेल्प करेगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये आपका सिर्फ प्रीलिम्स ही पर्सपेक्टिव से कवर नहीं करता हूँ मैं, जो पीपीटी में जो डेटा होता है उसको आप एज इट इज़ मेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, कुछ भी मिस मत करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ब्रीफली, बहुत कम समय में बहुत आपको ये जो है नॉलेज देने वाला हूँ मैं। तो पहला जो देखिए टॉपिक आज जो है इंडियाज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान, इस पर थोड़ा बात करेंगे। फिर बात करेंगे 0 आवर पे, फिर विनफॉल टैक्स, फिर विप पे एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये 5 टॉपिक पे हम आज डिस्कस करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, इंडियाज वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन प्लान। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो इनका हमेशा एक मोटिव रहा है कि सब वन नेशन वन टैक्स, है ना, वन नेशन वन इलेक्शन। तो इस जो ट्रैक में इस ऑब्जेक्टिव जो उनका है जो चल रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव में सब कुछ एक कर दे, सब कुछ यूनिफॉर्म कर दे। उसमें और एक चीज़ नया ऐड हो गया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा जैसे आप जैसे नेटफ्लिक्स यूज़ करते होगे, है ना, पढ़ाई वढ़ाई तो शायद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो पता नहीं, अभी एग्जाम सर पे, बट नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहे होगे, अमेजॉन प्राइम यूज़ कर रहे होगे, तो आपको क्या सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है, ये आपका आता है जर्नल्स के ऊपर, ठीक है, साइंटिफिक जर्नल, साइंटिफिक जर्नल्स के ऊपर, ठीक है। जो रिसर्च पेपर वगैरह होता नहीं है बच्चों, तो रिसर्च पेपर ये सब के ऊपर है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो जैसे अभी इंडिया में, हालांकि इंडिया में खुद का तो इतना जो सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है, जो पब्लिशर होते हैं वो बहुत कम है, गिने चुने पब्लिशर है, बट ज़्यादातर इंडियन के साइंटिस्ट या इंडियन के रिसर्चर अपना जो आर्टिकल वो पब्लिश करते हैं कोई फॉरेन पब्लिशर पर, जैसे हो गया आपका एल्विजर हो गया, नेचर साइंस हो गया। तो ये सब जो फॉरेन जर्नल में हमारे इंडियन साइंटिस्ट का क्या है आर्टिकल पब्लिश होता है। और फॉरेन जो जर्नल है, फॉरेन जो पब्लिशर है, वो काफ़ी हाई रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन फी लेते हैं इंडियन व्यूअर्स पे, या इंडियन जो भी कंटेंट एक्सेस करना चाहता है। इवन इंडियन साइंटिस्ट लोग ही वो डेटा दिए उनको, बट इंडियंस लोग पे ही ये महंगा पड़ जाता है क्योंकि हाई जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये बैरियर है नॉलेज में, फ्री फ्लो ऑफ ट्रांसफर जो ऑफ नॉलेज का हो नहीं पा रहा है। जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन फी लिया करो ताकि ऑथेंटिक लोग जाके एक्सेस कर पाए, बट अगेन इट्स ए हिंड्रेंस टू वाइड नॉलेज, इट्स ए हिंड्रेंस फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि अभी इंडिया में बहुत जरूरी है। इंडिया में बहुत रिसर्च इनोवेशन करना है, बाकी रह गया। अब जब हमारे बच्चों के पास या फिर जो भी एजुकेटेड यूथ है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, अगर उनके पास टॉप क्लास जर्नल का एक्सेस नहीं रहेगा तो कैसे हो पाएगा। तो इसी में ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम लेके आए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, चाहे कितने भी फॉरेन पब्लिशर हो, एक ही सब्सक्रिप्शन प्लान में आप एक ही प्लान में सारा जितना भी फॉरेन पब्लिशर हो या इंडियन पब्लिशर हो, उसका डेटा या उसका कंटेंट आप एक्सेस कर पाएंगे नॉमिनल रेट में, ठीक है। तो यही बता रहा है, जैसे साइंटिस्ट जो रिसर्च डेटा होता है वो लोग फॉरेन पब्लिशर में वो लोग चाहते हैं पब्लिश करें, बट फॉरेन पब्लिशर लोग बहुत हाई रेट ऑफ एनुअल जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट लेते हैं, ठीक है। तो द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द इंडियन गवर्नमेंट्स वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम ऑन November 25। द ओनर्स प्रोमिसेस टू प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू स्कॉलरली जर्नल्स इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जो भी आपका जो PhD कर रहे हैं, ठीक है, या फिर
हायर एजुकेशन जो पर्पस परस्यू कर रहा है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, उनको ये जो जर्नल है, ठीक है, जो रिसर्च आर्टिकल या जर्नल है, उनको एक्सेस दिलाने में सरकार मदद करेगा इन ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ताकि बच्चे लोग वहाँ पे हाई कंटेंट रिसर्च जो पेपर है उसको एनालाइज कर पाए, उसको लेके कहीं ना कहीं साइंटिफिक इनोवेशन ला पाए, ठीक है। तो यही मोटिव है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का। तो इस जो आर्टिकल जो आपका ओपन एक्सेस करने वाला है, जैसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ेगा हर इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, जैसे आपका नेचर कम्युनिकेशन, ये एक जर्नल है जो चार्ज करता है, देखिए कितना 6790 पर पेपर, ठीक है, 6790 पर पेपर ये चार्ज करता है हमारा, एक जर्नल है जो फॉरेन जर्नल है, ये नेचर कम्युनिकेशन एग्जाम्पल, देखिए कितना चार्ज कर रहा है, $6,790 पर पेपर। तो इतना महंगा अगर होगा तो बच्चे लोग कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इसीलिए अभी जो है बोला जा रहा है ये ओपन एक्सेस को करने के लिए, विच रिफर्स टू द पेपर दैट आर पब्लिश टू बी फ्रीली एक्सेसिबल। अगर ये है, अगर जर्नल ओपन एक्सेस कैटेगरी में आता है तो डेट विल बी फ्रीली एक्सेसिबल, नहीं तो जो कुछ चार्जेस होता है उसको बोलते हैं APC, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, ठीक है। बट इंडिया नो डाउट ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन में इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, पे कर दे रहा है ताकि स्टूडेंट लोग को सब्सक्रिप्शन चार्ज ना देना पड़े हर एक अलग अलग जर्नल के लिए। एक ही प्लेटफॉर्म में सारे जर्नल्स अवेलेबल रहेंगे, एक बार सब्सक्रिप्शन फी डालोगे सारे जर्नल आपका वर्ल्ड में जितना भी सारे एक्सेस कर पाओगे। इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव, ठीक है, फॉर रिसर्च स्टूडेंट्स, फॉर PhD स्कॉलर्स। तो यही मैं बोल रखा हूँ आपको, जो डेटा लिख रखे हैं इसको आप घर में पढ़ेंगे, ठीक है। और इंडिया का इसमें मैं प्रॉब्लम बता रखा हूँ, इंडिया में, क्योंकि इंडिया में जो सेल्फ रिलायंस पब्लिशर है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। इंडियन साइंटिस्ट बाहर जाके अपना, जैसे एल्सेवियर बहुत फेमस हो गया, एल्सेवियर में जाके अपना आर्टिकल पब्लिश करवाता है, उनका रीच ज़्यादा है बोल के, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आते हैं बच्चों, 0 आवर, ठीक है। तो जैसा आपको ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, अभी हमारा विंटर सेशन चल रहा है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशन का जिक्र किया गया है, एक होता है आपका बजट सेशन, दूसरा होता है विंटर सेशन, और आपका क्या मॉनसून सेशन, ठीक है। तो पहला बजट सेशन, फिर जाके मॉनसून आता है, विंटर सेशन, फिर जाके मॉनसून सेशन, ये 3 सेशन का है। इन तीनों के बीच में कितना मैक्सिमम गैप होना चाहिए आप कमेंट करके बताओगे। ये 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितना अलाउ कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशन होता है, तो अभी हमारा विंटर सेशन चल रहा है और एक 0 आवर बोल के कंसेप्ट आ गया, पहले सही है, ठीक है। तो 0 पहले तो बात बच्चों याद रखोगे, 0 आवर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, ये जो वर्ड है 0 आवर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, ये बस एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। क्वेश्चन आवर लिखा गया, जो क्वेश्चन आवर है ये होता है आपका द फर्स्ट आवर ऑफ द मीटिंग, जैसे असेंबली बैठा, जो फर्स्ट आवर होता है उसको हम क्वेश्चन आवर बोलते हैं, जहाँ पे अब MPs हुआ या MPs जो होते हैं, जो या फिर ऑपोजिशन के जो MPs होते हैं, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो मिनिस्टर से, कंसर्न मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ पे, क्वेश्चन आवर, दैट इज द फर्स्ट आवर। एंड 0 आवर क्या है, जो भी फर्स्ट आवर के बाद, क्वेश्चन आवर के बाद, ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ द डे, उसको हम क्या बोलते हैं, 0 आवर। तो यहाँ पे जैसे मैं बोल दिया, इट स्टार्ट्स इन द लोकसभा, इट स्टार्ट्स एट 12 इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, 12 बजे वो स्टार्ट हो जाता है दोपहर के, इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर के बाद जितना भी जो होता है टाइम पीरियड, जो सेशन का, उस दिन का, उसको हम बोलते हैं 0 आवर, ठीक है। इसमें भी जो मिनिस्टर होते हैं, जो क्वेश्चन आपने जो क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछा गया होगा मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से या कोई भी पर्सन से, जो भी वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे या नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, उसको उस 0 आवर में आंसर देना है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, 0 आवर। डिफरेंस पूछता है आपको, व्हाट इज 0 आवर एंड व्हाट इज क्वेश्चन आवर। तो और एक बात है, 0 आवर इट इज अ पार्लियामेंट्री इनोवेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड लिखा नहीं गया है, ये सिर्फ लिखा गया हमारा एक जो रूल ऑफ बुक होता है, जो रूल ऑफ लॉ होता है, जो बुक हमारा जो लोकसभा राज्यसभा फॉलो करते हैं उसमें लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र नहीं किया गया 0 आवर का, ठीक है। तो ये है कंसेप्ट आपका 0 आवर का, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 आवर कमेंसेस डायरेक्टली आफ्टर द क्वेश्चन, जो फर्स्ट आवर होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं, एंड द 0 आवर इट commences डायरेक्टली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड एक्सटेंड until द commencement ऑफ द एजेंडा, जब तक दिन खत्म नहीं होता। अंडर दिस MP कैन रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। 0 आवर इज एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, ठीक है। द फ्रेज इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें लिखा नहीं गया, इट इज ए इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, जस्ट इसको एक नाम दे दिया गया है, दैट इज 0 आवर।
ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखा है, इसको आप पॉज करके सॉल्व करिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आते हैं हम विंडफॉल टैक्स, ये भी बहुत बहुत न्यूज में बहुत मजेदार टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिए। विंडफॉल टैक्स क्या होता है, ठीक है, तो ये काइंड ऑफ हाई ड्यूटी टैक्स है, ठीक है, ये उस सेक्टर में लगाया जाता है, उस इंडस्ट्री में लगाया जाता है ना, ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगा ये टैक्स, जो कि अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लग गया। जैसे आपका एग्जांपल है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल सेक्टर में ज्यादा ये लगता है, ठीक है, क्रूड ऑयल सेक्टर में विंडफॉल टैक्स ज्यादा लगता है। सपोज इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में आज अगर पेट्रोल का रेट बहुत महंगा हो गया, कल को जैसा अगर इंडिया फॉर एग्जांपल रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या हुआ कि इंडिया रशिया का रिलेशन पहले खराब था, ठीक है, अभी मतलब मैं एक हाइपोथेटिकली एग्जांपल, इंडिया रशिया का रिलेशन बहुत खराब है, तो रशिया उसको बहुत ही हाई रेट में पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। या फिर इंडिया का इराक से, ईरान से, अदर कंट्री से रिलेशन बहुत खराब है और रशिया से अच्छा है, तो रशिया उसको कम रेट में पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। तो जो भी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में पेट्रोल का जो सप्लाई होता है, क्रूड ऑयल का जो सप्लाई, उसका रेट में अगर चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर चेंज हो जाता है, मान लो कि अगर रिलायंस एक कंपनी है जो कि जनवरी में एक बैरल, ठीक है, एक बैरल ऑफ पेट्रोल लिया जिसको कॉस्ट पड़ गया फॉर एग्जांपल $100 फॉर एग्जांपल। उस समय रशिया के साथ टाई अच्छा नहीं चल रहा था, फरवरी में क्या हो गया, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हमारा रशिया से अच्छा हो गया, अब रशिया हमें सस्ते में दे रहा होगा $50 में। तो इसमें क्या होगा, रिलायंस जो कंपनी उसको अगले महीने क्या $50 में ही मिल जा रहा है, ठीक है, बैरल पेट्रोल का, ठीक है, 120 कुछ लीटर ऐसा होता है, कमेंट बॉक्स में भी बताएगा एक बैरल में कितना लीटर पेट्रोल या क्रूड ऑयल आता है। तो जो भी है सेकंड केस में रिलायंस को बहुत सस्ता पड़ रहा है बच्चों, तो उसको प्रॉफिट भी पिछले महीने ही $100 में खरीदा था, ठीक है, और अगले महीने 50 आधा हो गया, तो रिलायंस का जो प्रॉफिट होता है, जो प्रोसेसिंग, वो भी बढ़ जाएगा अचानक से। तो अचानक से जो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट बढ़ गया, अनप्रेसिडेंटेड प्रॉफिट बढ़ गया, उस पर सरकार क्या लगाएगा, टैक्स लगाएगा। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, उसको बोलेंगे विंडफॉल टैक्स। तो कॉमनली ये क्रूड पेट्रोलियम सेक्टर में ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। न्यूज में है कि द गवर्नमेंट रिसेंटली स्लैश द विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल टू नील। अभी जो क्रूड ऑयल है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है उसमें हम जीरो नील टैक्स लगा रहे हैं, जीरो विंडफॉल टैक्स लगा रहे हैं। देखो, द टर्म विंडफॉल रिफर्स टू एन व्हाट, द टर्म विंडफॉल इट रिफर्स टू एन अनएक्सपेक्टेड राइज इन प्रॉफिट एंड द टैक्स ऑन विंडफॉल गेन नोन एज विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल मतलब क्या, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट राइज हो जाएगा, ठीक है, कंपनी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट राइज हो गया तो गवर्नमेंट क्या एक टैक्स लगाती है, उसको बोलती है विंडफॉल टैक्स, ठीक है। दिस इज द हायर टैक्स इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री में नहीं लगाती है। अब विंडफॉल टैक्स लेविज्ड ऑन इंडस्ट्रियल बिजनेसेस दैट मेक डिसप्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन लाइक कमोडिटी शॉर्टेज, वॉर, पेंडेमिक या चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। जब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो जब चेंज होता है, या फिर कोविड आ गया, या फिर कुछ वॉर हो गया, तो उसमें क्या क्या कुछ इंडस्ट्री ना बहुत हेवी प्रॉफिट करती है। उस इंडस्ट्री में जो बहुत अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेस कर रही है, उस पर टैक्स लगेगा, दैट इज नोन एज विंडफॉल टैक्स। मैंने क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है विंडफॉल टैक्स पे, इसको आप कमेंट बॉक्स पे पॉज करिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। फिर आते हैं पार्टी विप। इमेज थोड़ा फट गया शायद, चल दिख रहा है कि एक पार्टी विप है, चाबुक से कंट्रोल कर रहा है ना, बहुत अच्छा पिक्चर था, बट इमेज थोड़ा फट गया। तो विप क्या होता है बच्चों, विप होता है ना डायरेक्शन, इसका अगर लैटिन वर्ड देखो तो इट इज डायरेक्शन गिवन टू द पार्टी मेंबर्स, ठीक है। तो 1 लाइन विप होता है, 2 लाइन विप होता है। जैसे क्या होगा, अगर लोकसभा में, ठीक है, कल को, जैसे आज रात हो रहा, कल को एक बिल पास करने के लिए, बिल पास करना है लोकसभा में, एक बिल पास होने को है कल, तो इसमें जो पार्टीज है, बीजेपी है, सपोज फॉर एग्जांपल 2 पार्टी में लेता हूं, कांग्रेस है, तो बीजेपी को ये चाहिए, जो रूलिंग पार्टी है उसको चाहिए कि सारे लोग कल प्रेजेंट हो हाउस में और ये बिल के लिए फेवर में वोट करें और बिल को पास कराएं। जो लोग कांग्रेस, जो अभी ओपोनेंट पार्टी, वो नहीं चाहेगी कि ये बिल पास ना हो, तो वो अपने मेंबर्स को, जो उनके पार्टी मेंबर्स को क्या बोलेंगे, वो अपने एमपीज को बोलेंगे कल तुम लोग आइदर एब्सेंट कर दो, या फिर आओगे तो तुम इसको फेवर में वोट नहीं करोगे, जो बिल गवर्नमेंट लेके आ रहा है ना उसको आप नेगेट करोगे, फेवर में उसका वोट नहीं करोगे। तो एक दिन पहले जो होता है, वो जो होता है विप, सारे एमपीज को कंसर्न पार्टी बीजेपी अपने जितने भी उससे बीजेपी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, एक विप जारी करता है, एक इशू, एक डायरेक्शन जारी करता है जिसको अगले दिन सबको फॉलो करना है, ठीक है। अगर कोई भी एमपी अपने पार्टी का विप के अगेंस्ट गया तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, ठीक है।
तो एक होता है चीफ व्हिप जो पार्लियामेंट में रहता है। चीफ व्हिप सारे पार्टीज का, सारे प्रोमिनेंट और बड़े बड़े जो नेशनल पार्टीज है या स्टेट पार्टीज है, सबका एक चीफ व्हिप होता है। उसी का काम रहता है कि अपने जो भी पार्टी मेंबर है सबको आगाह करे, सबको जो इंटीमेट करे कि कल किसको वोट करना है, कल ये बिल को पास करना है, कल इस बिल को डिफीट कराना है ना, कल ये प्रपोजल उठाना है, कल सबको आना है, कल ये डिस्कस करेंगे। तो ये सब चीफ व्हिप का काम होता है, वो सर्कुलेट करेगा अपने मेंबर्स में, ठीक है। जो भी मेंबर इसको फॉलो नहीं करता है उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का चार्ज भी लग सकता है, ठीक है। तो वही है चीफ। देखते तीन जो व्हिप होता है। अ व्हिप इज अ पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट इन रिटन ऑर्डर, ठीक है। यस, इट इज अ रिटन ऑर्डर दैट पार्टी मेंबर्स बी प्रेजेंट फॉर एन इंपॉर्टेंट वोट और दे वोट ओनली इन पर्टिकुलर वे, ठीक है। अपॉइंटमेंट इन इंडिया, ऑल पार्टीज कैन इश्यू व्हिप टू देयर मेंबर्स, सारे अपने व्हिप इशू किया जाता है। पार्टीज अपॉइंटेड सीनियर में जो कन्वेंशन है, पार्टीज दे अपॉइंटेड सीनियर मेंबर फ्रॉम अमंग देयर हाउस, एक सीनियर मेंबर को उसको अपॉइंट करके उसको चीफ व्हिप बना दिया जाता है। जो भी उस बीजेपी का जो सीनियर मेंबर होगा या कांग्रेस का जो सीनियर मेंबर होगा उसको अपॉइंट करके चीफ व्हिप बना देता है। उसका काम रहता है कि वो डायरेक्शन इशू करे, ठीक है, टू देयर। टाइप देखिए, 1 लाइन व्हिप होता है, 2 लाइन व्हिप होता है, 3 लाइन व्हिप होता है। 3 लाइन व्हिप इंपॉर्टेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना होता है तो 3 लाइन व्हिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अ 3 लाइन व्हिप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। 3 लाइन व्हिप इज द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हिप एम्प्लॉयड इन इंपॉर्टेंट ओकेजन सच एज सेकंड रीडिंग ऑफ ए बिल एंड और नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये इंपॉर्टेंट है। 3 लाइन व्हिप जारी कर दिया जाता है जब ओपोनेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन बिल लेके इंट्रोड्यूस करना चाहता है हाउस में, ठीक है। तो व्हिप वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सारे पार्टी मेंबर्स को फॉलो करना, नहीं तो जैसा मैंने कहा डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। दिस इज ए क्वेश्चन गिवन टू यू। आप इसको वीडियो पॉज करिए, कमेंट बॉक्स पे आंसर कमेंट करें। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि ये न्यूज़ में तो आप भी ऑलमोस्ट राउंड द ईयर रहता ही है, क्वेश्चन भी इस पे आते हैं। तो इस बार इसलिए क्योंकि देखिए महाराष्ट्र का इलेक्शन खत्म हुआ, जहाँ पे बीजेपी एक कोलिजन पार्टी शिवसेना के साथ मिलकर बना रही है अपना गवर्नमेंट। झारखंड का इलेक्शन जैसे खत्म हुआ है ना, हेमंत सोरेन जो वहाँ के जेएमएम पार्टी है वो उन्होंने बनाया। तो महाराष्ट्र में ये न्यूज़ में इसलिए महाराष्ट्र में बोला जा रहा है कि जो रिजल्ट आया ना उसमें कुछ ना कुछ माल फंक्शन हुआ है वोटिंग के टाइम में, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में। तो आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं क्या क्या ये चीज़ है। तो पहले बच्चों इसको इंपॉर्टेंट रखोगे आप, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल, ठीक है। तो आर्टिकल 324 डील्स विथ व्हाट, डील्स विथ इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन इज ए ऑटोनोमस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, ठीक है। आपका लोकसभा, आपका राज्यसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन की जिम्मेवारी किसको दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। इट वॉज एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और जैसा कि मैंने ये कहा, ठीक है, द बॉडी एडमिनिस्ट्रेट इलेक्शन टू व्हाट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एंड ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इलेक्शन कमीशन जो लोकल बॉडी पंचायत इलेक्शन जो होता है उसको इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करता, उसके लिए अलग है स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसमें पिक्चर में आता है। तो इसमें आर्टिकल याद रखोगे, इसका फंक्शन याद रखोगे, ठीक है। आगे बढ़ते जैसे आर्टिकल 324 से 329 तक आपका आता है आपका इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है, जैसे मैंने बताया। इसमें और एक क्या है बच्चों, एक मेंस के लिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोलता हूं जो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक मेन ऑब्जेक्टिव जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एडिक्वेट या सफिशिएंट, ठीक है, पोलिंग बूथ रखना होगा फॉर एवरी इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर इलेक्शन, ठीक है। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और मैंडेट गिवन टू ईसीआई। जहां भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है तो सफिशिएंट पोलिंग बूथ रखना पड़ेगा। बट इस जो इलेक्शन जो देखा गया, जो महाराष्ट्र और इसमें जो झारखंड में इलेक्शन में देखा गया, इलेक्शन कमीशन अपना ड्यूटी से कहीं बहुत दूर है। वो क्या क्या जनरली टारगेट दिया गया है 1200, एक पोलिंग बूथ पे 1200% से ज़्यादा नहीं हो पाएगा फॉर रूरल एरिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान सुनो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो टारगेट दिया कितना, 1200% इन रूरल एरिया में पर बूथ, ठीक है। एक बूथ में 1200 से ज़्यादा कास्टिंग नहीं हो पाएगा, वोटिंग नहीं कर पाएंगे लोग। और वही गांव के अर्बन एरियाज के लिए क्या है, 1400%
पर बूथ फॉर अर्बन एरिया। ये अर्बन एरिया में आप देखोगे तो एक बूथ में 1400 आदमी से ज्यादा कास्ट वोट नहीं कर पाएंगे। बट रिसेंटली अभी देखा गया महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन क्या किया है, 1500% का टारगेट लेके 1500% पर बूथ इररेस्पेक्टिव ऑफ रूरल एंड अर्बन, एक यूनिफॉर्म रख दिया। गांव में भी, गांव का जो पोलिंग स्टेशन है उसमें भी 1500 कर दिया, शहर का भी पोलिंग स्टेशन 1500 कर दिया। तो इतने भीड़, इसका नुकसान क्या है, 1500 एक तो ओवर क्राउडेड है, ठीक है, एफिशिएंट नहीं तरीके से, लोग भीड़ देख के वोट करने नहीं जाएंगे। तो खर्चा, ये जो खर्चा बचाने का चक्कर में, जो थोड़ा सा खर्चा बचाने के चक्कर में जो डेमोक्रेसी पे ब्लो पड़ रहा है वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा लोगों पे। इतना भीड़ देख के, जैसे आप भी देखोगे कोई नज़दीकी पोलिंग स्टेशन जब इलेक्शन होता है, इतना भीड़ जाके आदमी लोग डिस्करेज हो जाते हैं, नहीं जाएंगे भाई देने, इतना भीड़ कौन जाएगा, या टाल देते हैं, नहीं 2 बजे जाएंगे, या लंच के टाइम जाएंगे खाली रहेगा, या शाम को जाएंगे खाली रहेगा। बट इतना भीड़ रहने की वजह वो देवी देखते भीड़ रहते तो घुसेंगे ही नहीं। तो जो इलेक्शन कमीशन ये जो चोरी की चिंदी चोरी जो बोलते हैं करके अगर पैसा बचा रहा है, बट जो आदमी लोग जो सिटीजन लोग हैं, जो वोटर लोग हैं, जो वोट नहीं दे पा रहे, काफ़ी महंगा पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है 1200-1400 का, ठीक है, आप इसको याद रखोगे। और इस पे क्वेश्चन में दे रखा हूँ, उसको आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स पे आंसर करिए, ठीक है। तो हमारा एक बैच स्टार्ट हो रखा है मंडे से ही, 2 दिसंबर, कल से एक हमारा बैच स्टार्ट हो रखा है, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट क्लासेस, इंटरव्यू गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करते हैं अंडर दिस वन रूफ, ठीक है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप बुक कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं सीट्स के लिए, ठीक है। तो बहुत कुछ कम सीट ही बाकी है, तो जल्दी से आप रजिस्टर करिए। और जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होगा हमारा ओपीएससी जो है 15 तारीख के बाद 2 दिन बाद हम मेंस डेडिकेटेड बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। तो जरूर अपने दोस्तों को बताएं ये बात कि मेंस डेडिकेटेड प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। पिछले साल के जो हमारे टॉपर्स हैं, ठीक है, तो इस बार वी आर टारगेटिंग 100+ सिलेक्शन फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और जितना मैंने क्वेश्चन दिया उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।